दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो मानव अधिकार से संबंधित अपने YouTube अजय स्टार LLB पे मैंने अपलोड कर दिया है और बहुत सारे हमें वीडियो भी बनाने हैं कि ताकि जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ह्यूमन राइट्स का भी हमें अध्ययन करना है। इस हेतु मैं आप लोगों की सुविधा के लिए मानव अधिकार का जो विषय है उसको पढ़ाने के लिए यहाँ पे हम उपस्थित हुए। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आदेशक अनुसार हम लोग चाह रहे हैं जितने भी शिक्षक हैं जो भी यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को जानकारी दे रहे हैं, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ी एक महानता है ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, आपका पढ़ाई बाधित न हो। इस हेतु हम यहाँ पे विषय लेकर आए हैं मानव अधिकार। ये मानव अधिकार की जो विषय है ये आज का नहीं है, ये प्राचीन सभ्यताओं में भी हम मानव अधिकार का हमें जिक्र मिलता है। उस समय भी हम मानव के हितों की रक्षा करते थे। जो हमारे प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं, जो हमें जन्म से प्राप्त होता है, उसे ही हम मानव अधिकार कहते हैं। यानी मानव अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होता है, ये हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं। इसे ही हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, इसे ही हम भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार भी कहते हैं। ये जो मानव अधिकार है, इसका जो कॉन्सेप्ट आया, जो संकल्पना आई, अवधारणाएं आई, ये तब आई जब प्रथम विश्व युद्ध होने के पश्चात जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो गई कि भविष्य में कोई युद्ध न कोई देश करेगा। लेकिन उसी समय से ही मानव अधिकार का प्रस्ताव भी लागू कर दिया गया था, योजनाएं भी बनी हुई थी, लेकिन विफल रही, कंप्लीटली वो लागू नहीं कर पाए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ 1939 में लगातार 6 साल तक चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब बड़ी संख्या में लाखों लोग मारे गए, नरसंहार हो गया, वो बेगुनाह लोगों की भी मौतें हो गई उसी में ही, एक थोड़ी सी चूक के वजह से, ताकि पूरा जो विश्व है, पूरा देश है, एक थोड़ी सी अपने स्वार्थ लाभ के लिए कितनी मानव जातियों का एक हत्या से कम नहीं है। हत्याओं क्या वो बहुत बड़ी शर्मनाक वो घटना थी। उसके बाद लोगों को ये लगा, सारे जो देश हैं उनको ये लगा कि जिस तरीके से ये मानव का संहार हुआ है, हम एक बैठक करें, युद्ध समाप्त हो गया और सारे देश मिलकर यह बैठक किए कि हमें फिर भविष्य में कोई युद्ध का सामना न करना पड़े और मानव जाति को समाप्त न किया जाए, ये बने रहें। क्योंकि इंसान जिंदा रहेगा तभी हम कोई भी कार्य करेंगे, तभी हम स्पेस में भी जाएंगे, रिसर्च करेंगे, मेडिकल क्षेत्र में भी जाएंगे, या राजनीति की बात करेंगे, या स्टडी की बात करें, या किसी भी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पूरे विश्व का केंद्र बिंदु ही मानव है, तो मानव के ही हम विषय में जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। जब द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, उस स्थिति को, जो भयानक घटना थी, उसको देखते हुए हम लोग संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज, एक ड्राफ्टिंग तैयार किया गया। उसके अंतर्गत बहुत सारे देशों ने मिलकर अपनी सहमति जताई और उस संयुक्त राष्ट्र संघ में एक चार्टर के माध्यम से मानव अधिकार का जो अधिकार है उसको ऐड कर दिया गया, जैसा कि ताकि भविष्य में कोई फिर से द्वितीय युद्ध न हो, मानव अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। इस मानव अधिकार से यह होता है कि मनुष्य के अस्तित्व को, यानी वो एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग होगा, यानी जो मानव अधिकार ह्यूमन बीइंग होगा, जिनका अस्तित्व होगा, उन्हीं के अधिकारों की हम सुरक्षा करेंगे, उसे ही हम मानव अधिकार कहते हैं। यानी मनुष्य के जीवन के लिए, यानी पहला जो ग्राउंड है, मनुष्य के जीवन के लिए
हमें जिन जरूरतों की यानी नीड्स की आवश्यकता होगी, जब वो माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो आपको सबसे पहले आप जानते हैं वो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करता है, तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उसे आप दौड़ के हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, जो भी वैक्सीन वगैरह जो भी दवाइयाँ जो देनी होती है उसको देते हैं, क्योंकि उसे माँ के गर्भ से निकलने से उसे जिंदा रहने का अधिकार है, प्रकृति से प्रेम करने का अधिकार होता है। तो यानी उसको जीवन जीने के लिए ये सारे अधिकारों की आवश्यकता होती है। यानी मनुष्य को यानी उसे हवा चाहिए, उसको उस बच्चा जो माँ के गर्भ से जिंदा लिया है उसे हवा चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे घर चाहिए, उसे स्वच्छ वातावरण चाहिए। यही तो है हमारे, स्वच्छ वातावरण चाहिए, वर्ण चाहिए, और भी बहुत सारे अन्य चीजें चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सारी शिक्षा भी आ जाएगा, आप स्वास्थ्य को भी ले लेंगे। यही तो है हमारे मानव अधिकार। यानी बहुत सारे ये अधिकार हमें मिलने चाहिए, तभी एक मनुष्य की सही मायने में बौद्धिक या सर्वांगीण विकास हो सकता है। यानी उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उसका सुरक्षा प्रदान किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं इस महामारी के युग में, इस समय जो कोरोना वायरस का प्रभाव है आप लोग जानते हैं, इस समय पूरा देश मिलकर एक सहयोग के साथ, देखिए हमारा इंडिया भी है, अमेरिका को दवा सप्लाई कर रहा है, स्पेन को भी दे रहा है, अन्य देशों को भी दवा सप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सभी जब मानव इस धरती पे केंद्र बिंदु है, तो इस केंद्र बिंदु में मानव है, तो इन्हीं की तो हम रक्षा करेंगे। क्योंकि अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो अब यहाँ रहेगा कौन? यानी मानव जाति समाप्त हो जाएगा। तो इस धरती का, इस पृथ्वी का जो भी संसाधन हमें मिला हुआ है उसका उपभोग कौन करेगा? और ये एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा। यानी ये अर्थ पे जो भी संसाधन मानव जाति को मिला है उस पे सभी का वो अधिकार होना चाहिए। यानी उसको जीवन जीने के लिए अधिकार जो मिला हुआ, हवा पानी, ये सारी चीजें उसको एक मानव को मिलना चाहिए। वो चाहे भारत में रहे, चाहे वो विश्व के कोना में कहीं भी रहे, चाहे वो स्पेस पे रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, उसी तरह उसे स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। यानी उसे किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पे, चाहे वो नस्ल के आधार पे, चाहे रंग भेद के आधार पे, चाहे वो लिंग के आधार, किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसे स्वतंत्रता हर तरफ से होनी चाहिए, वो कहीं भी जा सके, घूम सके, फिर सके। उसके साथ समानता भी होनी चाहिए, उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी मजहब का हो। यानी मानव अधिकार में ये सबको प्रतिषेध करता है कि सिर्फ हम इंसान को देखेंगे, उसकी इंसानियत को देखेंगे कि इंसान को हम कैसे संरक्षण प्रदान करें। यानी ये सारी चीजें उसे जीवन मिलेगा, उसकी जीवन सुरक्षित रहेगी, तभी तो उसकी गरिमा की बात आप करेंगे, गरिमा की बात आप तभी कर पाएंगे। यानी उसे जीवन मिलेगा, उसको स्वतंत्रता मिलेगी, जहाँ चाहे वहाँ वो भ्रमण कर सकता है बिना किसी भेदभाव के, कहीं भी चाहे वहाँ जा सकता है। उसके बाद उसके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का, चाहे धर्म, चाहे जाति, चाहे लिंग, चाहे किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर ये स्थिति अगर पूरे विश्व वर्ल्ड वाइज अगर होती है, उस स्थिति में ये माना जाएगा कि एक मनुष्य का, एक मानव जाति का डिग्निटी जो है मेंटेन है। अगर इसीलिए देखिएगा, क्या इस समय अगर हमारे ही भारत सरकार अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, जिसके साथ कोरोना हुआ है, उसका इलाज न करवाए तो क्या वो भेदभाव नहीं होगा? चाहे हमारे इंडियन अमेरिका में रहते हो, चाहे पाकिस्तान में रहते हो, उनके साथ वहाँ की गवर्नमेंट अगर भेदभाव कर रही है तो क्या वो मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या वो मानव अधिकार का हनन नहीं कर रहा है? क्या उसको विश्व स्तर पर जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे विश्व स्तर पर स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसे अपनी गरिमा बनाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उसे पूरे विश्व स्तर पे उसके कानून के समय जहां भी चाहे वहां भ्रमण कर सके, क्या उसको अधिकार नहीं है? यानी इस मानव अधिकार को शामिल किया गया। यानी ये चार पॉइंट है और यही विषय है मानव अधिकार में। इन बिंदुओं का हम स्टडी करते हैं। यानी एक मनुष्य की इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है, बस इसमें मानव अधिकार का जो विषय वस्तु होता है वो होती है ह्यूमन की डिग्निटी, मानव की गरिमा को कैसे हम संरक्षित कर सकें, उसको कैसे हम सम्मान दे सकें, बस उसी की ये बात करता है। यानी ये सारे ये लाइफ वगैरह जो भी है सब इसी पे तो टिका हुआ है। जीवन लेगा यानी उसकी डिग्निटी तभी तो मेंटेन होगी।
इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समझौते किए गए और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किए गए। यानी अंतर्राष्ट्रीय, यानी जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सारे देश मिलकर, भारत में उसमें हिस्सा था, उन्होंने मानव अधिकार के सार्वभौमिक एक घोषणा का प्रस्ताव किया गया था। उस प्रस्ताव के भारत ने भी स्वीकार किया, अन्य देशों ने भी स्वीकार किया। वो प्रस्ताव जो है, यानी इसी को बोलते हैं मानव अधिकारों को, यानी बिल ऑफ राइट्स, यानी इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। ये 4 हैं, यानी एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए 4 समझौते किए गए। पहला जो किया गया UDHR का किया गया, दूसरा किया गया ICCPR का किया गया, तीसरा जो किया गया ICESCR का किया गया, चौथा जो किया गया OPCPR का किया गया। इसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। यानी वास्तव में ये ध्यान रखिएगा, एक मनुष्य को वास्तव में वे मनुष्य होने के नाते उसे वो अधिकार मिलना चाहिए, उसे भी इस धरती पे जीवन जीने का हक है, यहाँ के भौतिक संसाधनों का उपभोग करने का उसे भी हक है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, तब जाके आप सही मायने में आप अपनी इंसानियत का परिचय देते हैं। अब इसी के साथ हम जो अंतर्राष्ट्रीय जो दस्तावेज हैं उसको आप लोगों के सामने हम लिख दे रहे हैं और आप लोग इसको नोट कर दीजिए। इसको कहते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। पेपर में जब आता है तो इसको एग्जाम में आएगा अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है, यानी मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की संरचना। संरचना से आप क्या समझते हैं? यानी इसी को 2 नाम से जानते हैं, यानी 3 नाम से, इंग्लिश में इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स या इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हम कहेंगे किसे। अगर ये प्रश्न बनता है आपके LLB की परीक्षा में, उस स्थिति में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह इसी को मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज की संरचना किस प्रकार की गई ये बताइए। तो आखिर में ये कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स ये क्या होता है? तो यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे तैयार किया गया, सारे देशों ने इसे स्वीकार किया गया। वही जो अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं जो होती हैं, जिसको एक बहुत सारे देश जो है मिल के करती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, ये 4 दस्तावेज तैयार किए गए थे। पहला UDHR इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा आपका जो है ICCPR, इसको ICCPR। तीसरा जो होता है ICESCR। चौथा जो है आपका जो है, चौथा जो बोला गया OPCPR। इसको आप लोग हिंदी में जानने का प्रयास करें। UDHR का मतलब होता है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। इस दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा द्वारा इसे 10 दिसंबर
1948 को स्वीकार किया गया, यानी संपूर्ण देश के लोगों ने इसे स्वीकार किया था। दूसरा, इसे जो बोला जाता है ICCPR को बोला जाता है सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। इसको जो 16 दिसंबर, देख लीजिए, 16 दिसंबर 1966 को इसे स्वीकार किया गया था। उसी तरह ये जो है, इसका जो बनाया गया है आर्थिक, इसको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, इसे भी 16 दिसंबर 1966 को स्वीकार किया गया था। चौथा जो है, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जूम कर लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं। जो आपका चौथा था, OPICCPR, इसको हम बोलते हैं सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का कामा कर देंगे तो यहां का संबोधित हो जाएगा ऐच्छिक प्रोटोकॉल। इसको भी 16 दिसंबर 1966 को स्वीकार किया गया। जैसा कि हम बताए हैं, UDHR के बारे में हम बताए हैं कि मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया। सिविल एवं राजनीतिक ICCPR, जिसको बोलते हैं सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा जो है, इसको हम 16 दिसंबर 1966 को स्वीकार किए। उसी तरह ICESCPR जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। इसे भी 16 दिसंबर 1966 को ही स्वीकार कर लिया गया था। उसी तरह सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का ऐच्छिक प्रोटोकॉल जो है 16 दिसंबर 1966 को स्वीकार कर लिया गया। आपको यह जानना है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया, तो इसे कब लागू किया गया। उसी तरह सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को स्वीकार किया गया, तो कब इसे लागू किया गया। उसी तरह आपका आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र की जो मेंबर थे उनके द्वारा जो स्वीकार किया गया, तो इसे कब लागू किया गया। उसी तरह सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का ऐच्छिक प्रोटोकॉल जो है 16 दिसंबर 1966 को जो स्वीकार किया गया, तो इसे कब लागू किया गया। यानी इसके अंतर्गत
ये 4 पॉइंट हैं, यही एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन या किसी भी कंपटीशन वगैरह में ये बताए जाते हैं। यानी ये जो दस्तावेज हैं जो क्या करते हैं, ये मानव के अधिकार को संरक्षित रखने के लिए उनके अधिकार को परिभाषित करते हैं और सरकार का इसका पालन करना होता है। हर देश अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून बनाए गए हैं एक समझौते के माध्यम से, एक ट्रीटी के माध्यम से, एक संधि के माध्यम से उसका पालन करना होता है। यानी कोई भी देश इन समझौतों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर कोई भी देश इस जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा द्वारा जो प्रस्ताव, ये चारों जो दस्तावेज स्वीकार किया गया है, अगर इसका परिवर्तन हम किस प्रकार कराएंगे इसके बारे में हम अलग से आपको नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि वहाँ काउंसिल परिषद बनाया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काउंसिल परिषद के माध्यम से इसका परिवर्तन कराएंगे, कैसे रिपोर्टिंग सिस्टम होती है, ये सारी चीजें आपको डिटेल जानी होगी कि अगर सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो कहाँ शिकायत करेंगे, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो कहाँ शिकायत करेंगे, ऐच्छिक प्रोटोकॉल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, कैसे इसका प्रवर्तन कराया जाता है उसके बारे में आप जानेंगे। यही आपको सारा पढ़ना होता है, यानी इसका परिवर्तन कैसे कराया जाएगा। भारत में क्या है, हर देशों का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन भारत के अंतर्गत ये किया गया है कि ये जो मानव अधिकार विश्व स्तर पे जो मिला हुआ है, किनके विरुद्ध मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ है सरकार, यानी गवर्नमेंट एजेंसी जो है इन्हीं के विरुद्ध ये मिला हुआ है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मानव अधिकार का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया जाता है। यानी राज्य के विरुद्ध ही इसे भी मिला हुआ है, यानी सरकार यानी देश के विरुद्ध ही मिला हुआ है। अगर सरकार की मशीनरी अच्छे से कार्य करती तो क्या किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो पाता? तो कहीं न कहीं मूल अधिकार ही तो मानव अधिकार है, या जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। अगर सरकार की जो भी सिस्टम पर प्रणालियां हैं, जो भी एजेंसियां हैं अच्छे से कार्य करती तो किसी के मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, किसी के साथ भेदभाव वगैरह ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको समानता मिलती, सबको स्वतंत्रता मिलती, सबकी डिग्निटी मेंटेन रहती। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में, प्रैक्टिकल में कुछ होता है। कुछ चीजें मोदी जी के आने से बहुत कुछ सुधार भी हुआ है, योगी जी के आने से बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। धीरे धीरे अभी समय लगेगा लेकिन परिवर्तन आ ही जाएगा। धीरे धीरे इसका देखिए कैसे परिवर्तन होगा। यानी ये सरकार के विरुद्ध में इन्हीं के कर्मचारियों के द्वारा, जितने भी सरकारी नौकरशाह हैं उनके कर्मचारी, इन्हीं के विरुद्ध ये मानव अधिकार प्राप्त हुआ है। यह सिविल नेचर का होता है, इसमें सिविल नेचर का होता है, इसमें सजा वजा नहीं मिलता है, इसमें एक क्षतिपूर्ति मिलती है। इसके अंतर्गत भारत में इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। राज्य लेवल पे भी वो राज्य मानव अधिकार का गठन किया गया है। कुछ ऐसे जिले हैं बड़े महानगरों में भी जिले स्तर पे मानव अधिकार जिला का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अपने ये मत सोचिए कि ये मानव अधिकार का जिले में अगर उल्लंघन हो जाएगा तो उसके लिए एप्लीकेशन कहाँ दें। अपने ही यहाँ, अपने ही जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है तो अपने ही सीओ वगैरह यही लोग, अधिकारी लोग जांच भी करते हैं, उसके मेंबर होते हैं, उसमें भी एडवोकेट होते हैं, उसमें भी काउंसिल वगैरह होते हैं। ये सब सारी चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोगों को और बताएंगे। धीरे धीरे आप लोग अपने स्टडी शुरू कर दीजिए कि ताकि जब भी लॉकडाउन खत्म हो तो आप अपनी अच्छी से एग्जाम की तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।